नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय एक बार फिर से केंद्र में बनी एनडीए की सरकार के लिए क्या चुनौतियां हैं। और जिस तरह से कल शपथ समारोह हुआ जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ जो है उठाई और देश के प्रधानमंत्री के पद को संभाला, लेकिन ऐसे में उनके सहयोगी दल भी वहां पर उस समय मौजूद थे जिनके द्वारा शपथ ली गई। एनडीए की सरकार यानी कि देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बनी। सरकार के लिए क्या चुनौतियां हैं? विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े करता आ रहा है कि बैसाखियों पर सरकार चलेगी। जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन ऐसे में एनडीए ने सरकार बनाई, तीसरी बार सरकार बनाई और एक इतिहास रचा और ये कह दिया एनडीए ने कि भाई इस बार जो है विकसित भारत की तरफ जो है लगातार जिस तरह से हमने पहले कदम उठाए, विकसित भारत के तहत हम आगे काम करेंगे। और कई तरह की चुनौतियां तो हैं, लेकिन ऐसे में उन चुनौतियों को पार करते हुए सरकार जो है वो सत्ता में आई और अपनी मोदी सरकार ने ये तय कर दिया और साफ कर दिया कि भाई आने वाले समय में देश की उन्नति के लिए और देश को विकसित भारत बनाने के लिए हम कदम उठाएंगे। इस तमाम मुद्दे को लेकर हम विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तन्नेज हमारे साथ है और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हैं। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मीना जी मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शपथ उठाई और विकसित भारत की तरफ कदम उठाए। सरकार के लिए क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से सरकार काम करेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर घेरता नजर आ रहा है, निशाने साधता नजर आ रहा है कि भाई ये सरकार बैसाखियों पर चलेगी। कितनी चुनौतियां हैं सरकार के लिए और जो आगे जो रणनीति रहेगी और जिस तरह से आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो काम किन मुद्दों को लेकर आगे रखे जाएंगे और कैसे सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी। जसबीर सिंह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ और आपकी शुभकामनाएं जो है मैं तहे दिल से स्वीकार करती हूँ। 9 जून 2024 एक ऐतिहासिक दिन रहा जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण करी। और जसबीर सिंह जी, आपने ये बात कही कि चुनौती रहने वाली है। मैं इसको चुनौती नहीं मानती, मैं इसको इस भारत के 140 करोड़ लोगों के द्वारा दी गई जो है एक जिम्मेवारी मानती हूँ, जो मोदी जी पिछले 10 साल से पूरी निष्ठा के साथ, पूरे सक्सेस के साथ जो है वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बाकी बात रही एनडीए को साथ लेकर चलने की, वो पिछले 10 साल से एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है एक साथ मिलकर जो है एक जिस तरह से घी और शक्कर होता है उस तरह से दोनों मिलकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और एनडीए जो है 1998 से मई 1998 से जब से ये अलायंस हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है हम लगातार चलते आए हैं। हाँ, 10 साल में जो है हमें बहुमत जरूर मिला था, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है एनडीए की जितने भी हमारी अलायंस पार्टीज है उनको कहीं पर भी नजरअंदाज किया हो। आपको मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहती हूँ। शिरोमणि अकाली दल जो है पहले हमारे साथ अलायंस में थे, तो चाहे वो उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत थी, उसके बावजूद भी जो है शिरोमणि अकाली दल के पास पोर्टफोलियो जो है जरूर रहा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने चुनाव से पहले ये स्पष्ट कर दिया था आने वाले जो 5 साल जो है उसमें भारत के लिए एक स्वर्णिम जो है भविष्य जो है वो इन 5 सालों में लिखा जाने वाला है। जिस तरह पिछले 10 सालों में बड़े बड़े फैसले हैं, जिस तरह चाहे वो 370 जो है वो तोड़ना हो, चाहे वो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए जो ट्रिपल तलाक जो है उसको तोड़ना हो, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना हो, चाहे एक 500 साल से पुराना जो है लोगों की जो श्रद्धा है उसको खड़ा करना हो, तो आने वाले समय में मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, उस पर वो काम करेंगे। और जो सबसे बड़ा जो नारा है विकसित भारत, और जितने भी एनडीए की जितने भी कल्याणकारी जो स्कीम्स है उसको जो है हर जरूरतमंद तक जो वो पहुंचा सके, इस चीज को सिद्ध करने के लिए, इसको सिद्धि तक लेकर जाने के लिए जो है 5 साल जो है एनडीए की सरकार काम करेगी।
चलिए, बिल्कुल आपने स्पष्ट कर दिया कि 5 सालों में आगे की रणनीति क्या रहेगी और जिस तरह से कल्याणकारी नीतियों की आपने बात की कि लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक उस नीति के तहत जो है उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। लेकिन कई तरह की आपके विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से जब शपथ समारोह हुआ, उस दौरान कई तरह के सवाल थे भी, किसको मंत्री पद दिया जाएगा, किसको कैबिनेट में जगह दी जाएगी, उसको लेके तमाम तरह की बातें थी। और इस समारोह में साफ तौर पे आपको बता दें कि विदेश जो हमारे पड़ोसी मुल्क के जो राजदूत हैं, वो वहां पर पहुंचे और इस ऐतिहासिक दिन की उनको उनके द्वारा गवाही भरी गई कि भी हम इस ऐतिहासिक दिन, क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनका दूसरे स्थान पर नाम आया कि भाई तीसरी बार जो है उन्होंने सत्ता संभाली। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर मेरा आपके साथ ये था कि हर एक स्टेट से कहीं ना कहीं, हर एक स्टेट से यूनियन मिनिस्टर को जगह दी गई है, कैबिनेट में जगह दी गई है। तो ऐसे में पंजाब भी पीछे नहीं है। पंजाब में हालांकि रवनीत बिट्टू जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह दी गई। क्या कहेंगे इसको? क्योंकि पंजाब के लिए भी कुछ ना कुछ रखा गया है, भेदभाव नहीं रखा गया है। पंजाब के लिए भी उन्होंने विशेष दिया कि भाई ठीक है, पंजाब की कोई नुमाइंदगी हमारे साथ, पंजाब की एक जगह, पंजाबियत की एक स्थान उनको देके यहाँ पे कहीं ना कहीं पंजाब को एक मान वाली बात उन्होंने बता दी। उन्होंने, जहाँ तक आपका पंजाब का सवाल है, तो पंजाब में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो जो अभी अभी हारा था उसको कैबिनेट में टिकट दी है, लोकतांत्रिक तरीके से बहुत बढ़िया बात नहीं है। लुधियाने के लोगों के डिसीजन के ऊपर एक प्रहार किया है मोदी जी ने। जहां तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है तीसरी बार, वो भी बनना ही था, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के जो नेता हैं उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। हालांकि उनको ये होता है कि आप 15 दिन में या 10 दिन में आप अपना बहुमत साबित करें। वो मुझे अभी ख्याल नहीं है कि राष्ट्रपति जी ने क्या डायरेक्शंस दी हैं, कितना टाइम दिया है, ज्यादा दिया है कि कम दिया है। लेकिन ये भी राष्ट्रपति का मर्जी है कि वो जितना मर्जी टाइम दे दें। संविधान में उनपे कोई उनको बांध नहीं सकता कि आप 2 दिन का दो या 1 महीने का दो। यानी कि आपको अभी भी डाउट है किसी बात को लेकर? नहीं, मेरे को कोई डाउट नहीं है, वो तो राष्ट्रपति की मर्जी है। देखेंगे इस पे टिप्पणी तो जब आएगा। हाँ, उनको बहुत लंबा टाइम दे देंगे तो बात अलग है, लेकिन उनको थोड़ा कम टाइम, 15 दिन 20 दिन का देना चाहिए अपना बहुमत साबित करने के लिए। ये जहां तक सवाल है कि शपथ तो हो गई, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, ये बड़ी बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो जब स्पीकर चुना जाएगा तब चैलेंज आएगा इस सरकार पे। उसके बाद जब बजट पेश करना होगा तब चैलेंज आएगा। और क्योंकि इसमें जो इनके 7 पार्टियां आई जिन पे ये डिपेंडेंट है, जैसे तेलुगु देशम है, तो मोदी साहब ने खुद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए हैं तेलुगु देशम के प्रधान चंद्रबाबू नायडू पे। और फिर सबसे पहले 20 में केस रजिस्टर कराया, फिर 21 में करवाया, फिर 22 में करवाया, फिर 24 में जनवरी में करवाया, और 23 में तो इन्होंने इंश्योर किया था मोदी साहब ने कि इनको जेल हो, इनको कस्टडी में लिया जाए। और बड़ा जोर लगा के कस्टडी में इनके जो पीएम है उन्होंने बीच में थोड़ा सा मामले को मैनिपुलेट नहीं कहूंगा, लेकिन उनको मॉनिटर करते हुए इनको गिरफ्तार कराया था। तो वो अपनी इस तरह की कब तक याद रखेंगे या कब तक भूलेंगे, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात जो एनडीए पार्टनर्स के मन में है कि जिसको बीजेपी छूटती है, जिस पार्टी को भी, उस पार्टी का हाल खराब हो जाता है। जैसे कि शिवसेना का क्या हाल किया बीजेपी ने, उनको 2 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, आप विपक्ष में सर, तो आपका अधिकार है कि आप सवाल उठाएंगे, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन ठीक है, लेकिन ये चुनौती की हम बात करें ना कि चुनौती क्या है, ठीक है, आप बता रहे हैं, ठीक है, वो जो बीत गया हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन चुनौतियां क्या है सरकार के लिए? क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि भाई सरकार सत्ता में आई है, तो किस तरह से आपने कई तरह के सवाल उठाए, मैं उन पर नहीं जा रहा। मैं ये मानता हूँ कि भाई आप विपक्ष में हैं और विपक्ष जो है वो सरकार को शीशे का काम करती है, आईना दिखाने का काम करती है। तो आपके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इन मुद्दों को हल करना चाहिए? मुद्दे तो जो हमारा मैनिफेस्टो, उस पे हम जोर लगाएंगे हल करें। जैसे हमारा महंगाई पे था, तो महंगाई तो बढ़ाने का काम कर रही है मोदी सरकार, बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। जो वेल्थ है, जो देश का जो पैसे हैं, वो सिर्फ 22, 24, 25 फैमिलीज में तकसीम कर रही है। मोदी सरकार के 10 साल में ये हुआ है कि जो 1% हमारी पॉपुलेशन है, मतलब 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ 40 लाख लोग, उनके पास देश की 60% प्रॉपर्टी आ चुकी है। देश के जितनी रिसोर्सेज हैं
60% आ चुके हैं, तो वो प्रॉपर्टी को जो देश के रिसोर्सेज है, आमदन है, उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें। अमीरों को अमीर ना बनाए और गरीबों को गरीब ना बनाए। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा मोदी साहब के पास जो है वो बहुमत साबित करने का है। मुझे लगता है वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। मैं एक बात और बताता हूँ कि जो चिट्ठी गई है राष्ट्रपति को, वो किसी ने मेरे ख्याल है कि चंद्रबाबू नायडू ने साइन करके नहीं दी सपोर्ट में, या नीतीश कुमार ने साइन करके नहीं दी, वो नड्डा साहब ने साइन करके दिया कि हमारे पास इतनी मेंबर पार्लियामेंट की सपोर्ट है। तो मैडम मीना, इस बात से मैं ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। ठीक है राजीव जी, ठीक है, आपने कई सवाल उठाए हैं, उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ में मैडम मीना जी हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में रमन चंदी जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, पंजाब सरकार में सत्ता में है, तो ऐसे में कई सवाल तो उनके पास भी बनता है। चंदी जी, यहाँ पे मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार सत्ता में आई तीसरी बार, आप भी पंजाब की सत्ता में काबिज हैं, आप भी पंजाब की सत्ता संभाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पंजाब के कौन से मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि इस बार जब मोदी सरकार सत्ता में आई है तो पंजाब के इन मुद्दों को हल करे? क्योंकि पंजाब के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी, विकास होना, कई तरह के ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी जो है पंजाब सरकार भी चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से पहले वो मुद्दे हैं जिनको लेकर मोदी सरकार पंजाब में उन मसलों को हल करे, और ताकि पंजाब में जो सरकार है लोगों के हित के लिए काम कर सके? धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कल केंद्र में जो नई सरकार बनी है, उनको मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कल से वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बन गए। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अपनी पार्टी के लिए थे। हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उनको शुभकामनाएं दें और वो देश के लिए पहले से अच्छा काम करें, नंबर 1। नंबर 2, जिन बातों का डाउट है वो मैं पूछना चाहता हूं मैडम से कि देखिए, पहले बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, ये सुन के 10 साल देशवासियों के कान पक गए। लेकिन जब से बीजेपी अल्पमत में आई है, बैसाखियों पर बीजेपी को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा है। एनडीए बना तो हुआ है, लेकिन उस दिन से मीडिया में भी आकर के एनडीए की सरकार, उससे पहले तो कभी मैं बीजेपी के किसी भी नेता के मुंह से एनडीए की आवाज नहीं सुनता था। जो 10 सालों में बीजेपी ने या मोदी सरकार ने किया, क्या आने वाले 5 सालों में बीजेपी के या अल्पमत की जो ये सरकार है इसमें कोई परिवर्तन आएगा? ये सबसे बड़ी बात है। आने वाले जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, मेरे ख्याल नवंबर-दिसंबर में वो पेंडिंग है। जो मुझे लगता है कि उन राज्यों की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही आज ये सरकार है जो होंद में आई है। दिसंबर के बाद मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ इस देश में परिवर्तन देखने को मिलेगा राजनीति के क्षेत्र में। रही बात पंजाब की, मैं देखिए इतनी ही बात, किस तरह के संकेत सर, किस तरह के संकेत दे रहे हैं आप सर? देखिए, जो दिसंबर की आपने बात की, ये किसके संकेत है सर? देखिए, अभी जो सहयोगी दल है उनकी मजबूरी है बीजेपी के साथ रहना, इसीलिए कि वो विधानसभा चुनाव के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस सरकार के साथ रहना, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पहले ही शर्तें जो एक रख दी है। आपको मालूम ही है कि उन्होंने 1-2 शर्तें किन बातों के लिए अपने देशवासी जो बिहार से ज्यादा, यूपी और बिहार से ज्यादा प्रभावित है, उन शर्तों को लेकर अपने, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये लोग और शर्तें रखेंगे कि हमारे राज्य को भी ये राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सर, पंजाब की बात मैं करना चाहूंगा। देखिए, रवनीत बिट्टू जी को इन्होंने कैबिनेट में जगह दी। ये जब सरकार बन जाती है तो सरकार का दायित्व पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। जो विरोध अवस्था में रहकर रवनीत बिट्टू ने पंजाब में रहकर पंजाब के खिलाफ बोला या उन्होंने दर्द महसूस किया, क्या वो उसको अब कैबिनेट में रहकर पूरा कर पाएंगे? ये आने वाले दिनों में चुनौती है। चलिए ठीक है, आने वाले दिनों में चुनौती कहीं ना कहीं है। ठीक है सर, मैं मानता हूं चुनौती है, लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं उसके जवाब जरूर लेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही
जो है कहीं ना कहीं सवाल जो है बड़े बहुत सारे तीखे कर दिए हैं। मुझे लगता है उसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। एक बार हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल के जो अजय कुमार जी हैं उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे, मोदी सरकार सत्ता में आई और पंजाब के लिए आप क्या बेहतर मानते हैं? क्योंकि आपका गठबंधन पहले रहा, गठबंधन टूट गया, गठबंधन की बातचीत हुई लेकिन गठबंधन वापस नहीं हो पाया, चाहे वो आपकी तरफ से था चाहे वो भाजपा की तरफ से था। लेकिन ऐसे में तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जी जजबीर जी, सबसे पहले तो सारे देशवासियों को मुबारक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण की है। और अब बात आ गई है पंजाब के लिए और पूरे देश के लिए। देखिए, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, पूरे देश की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि सिर्फ पंजाब के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं उनसे यही अपील करता हूं, या यही पंजाबी यही अपील करते हैं पूरे देशवासी, कि हमारे देश में उन्होंने उन्नति के लिए जो जो मार्ग लोगों को दिखाए थे, जो जो उन्होंने कहा था, उसके ऊपर वो खरे उतरे। चाहे उसमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बात हो, चाहे बेरोजगारी कम करने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। और ये सारी चीजें पूरे देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 28 के 28 प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई हैं। अगली बात करते हैं पंजाब की। देखिए, पंजाब के साथ जो पिछले 10 साल से हो रहा है, जिसके ऊपर आप किसानों की बात को लेके चलो या एमएसपी की बात को लेके चलो, तो इन्होंने 3-4 बार मीटिंग्स भी की हैं और तब इन्होंने एक वादा किया था कि अगर हमारी सरकार अभी होती। सर, इस पे बहुत बार बात हो चुकी, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं ना सर, कि पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले देश की रीढ़ की हड्डी होती है किसान। तो किसानों के साथ जो इन्होंने वादे किए थे उनके ऊपर ये खरे उतरे। दूसरी बात, प्रति व्यक्ति आय जो हमारे देश में $2601 के करीब है, और अगर इसका सर्वे किया था 197 देशों में, तो भारत 142वें नंबर पे आता है, 142nd नंबर पे आता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है इस सरकार के लिए। दूसरी बात, लेकिन कांग्रेस की जो आपने कांग्रेस की बात सुनी, आम आदमी पार्टी की बात सुनी, वो कहते हैं विसाखियों पे सरकार है। हालांकि रमन चंदी जी ने ये तक कह दिया कि दिसंबर को कुछ बड़ा हो सकता है। कई तरह के ऐसे, क्योंकि विपक्ष में है तो ठीक है, विरोध करना उनका अधिकार है, लेकिन वो कहते हैं कि एनडीए की सरकार पहले क्यों नहीं थी? पहले तो ये कहा जाता था भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, लेकिन आज एनडीए की सरकार है, उस पर उनको सवाल उठाए हैं। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि भाई सरकार कितनी देर चलेगी? अभी तो जो है राष्ट्रपति को वो भी, क्योंकि जिस तरह से राजीव जी ने कह दिया कि जेपी नड्डा ने उस पर साइन किए, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, चंदी जी की बात बिल्कुल ठीक है, राजीव जी की बात बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं इन्होंने कहा। ठीक है, अभी तक जो है सरकार का बहुमत जो है वो साबित नहीं हुआ है, इसके लिए उन्होंने कुछ समय होता है, जैसे राजीव जी ने भी बताया था, तो वो अलग चीज है। दूसरी बात, जैसे चंदी जी ने कहा कि ये सरकार, या राजीव जी ने कहा बैसाखियों पे चल रही है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, 240 के साथ सबसे बड़ी पार्टी है देश में, लेकिन अभी भी जेडीयू और टीडीपी और अन्य दलों के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आज ही आप देख लीजिएगा, अभी कल की बात है कि जो अजीत पवार ग्रुप है या प्रफुल्ल पटेल है, उनको उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के लिए ऑफर किया था, जिनको उन्होंने मना कर दिया है। तो ये चीजें भी देखिए ना, कि अभी तो ये शपथ समारोह को हुए भी टाइम कितना हुआ है और लोग अपनी आंखें भी दिखानी शुरू कर दी हैं। तो धीरे धीरे ये बात कहीं ना कहीं मोदी जी को भी समझनी चाहिए, इनकी कैबिनेट को भी समझनी आनी चाहिए कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। और दूसरी बात, ये जो लोग लेके आए हैं, इन्होंने पहली बार नहीं, इससे पहले भी टीडीपी ने या जेडीयू ने कई बार मोदी सरकार के साथ गठबंधन किया और कई बार गठबंधन को तोड़ा भी है। तो इन दो लोगों का भरोसा तो नहीं किया जा सकता। हाँ, एक चीज जरूर है कि मोदी जी को अब ये बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, और कि कैबिनेट को भी। पहले वो हमेशा यही कहते थे, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अब उनको मोदी सरकार की जगह गठबंधन सरकार का ज्यादा, एनडीए का नाम वो ज्यादा लेते हैं, वो जो अच्छी बात है, क्योंकि अब ये गठबंधन की सरकार है सर। चलिए ठीक है, मीना चंदा जी का रुख कर लेते हैं। मैडम, आपके विपक्षी लगातार विरोध करें, कई तरह के सवाल हैं, और मैं चाहूंगा कि आप उन सवालों के जवाब दें। क्या कहेंगे? जसबीर सिंह जी, मेरा आपसे निवेदन है कि तीनों ने बड़े तीखे प्रहार जो है बीजेपी पर किए हैं, तो मुझे आप प्रॉपर समय देंगे। पहले मैं राजीव जी के ऊपर जाऊं तो इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी, जो दूसरी पार्टीज ने प्रेसिडेंट को जो है वो प्रस्ताव नहीं दिया, बीजेपी ने, जेपी नड्डा जी ने जो है अपने पत्र में लिख कर दिया। तो राजीव जी, जिस पार्टी को समर्थन दिया जाता है उसी ने ही जो रिप्रेजेंटेशन है वो मूव करनी होती है। तो बीजेपी ने ही रिप्रेजेंटेशन देनी है,
कि भाई ये पार्टीज ने हमें समर्थन दिया और हम जो है वो सरकार बना सकते हैं। बाकी दूसरी चीज जो हुआ कि बहुमत साबित करना वो एक प्रोसेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसका फ्लोर टेस्ट होना है और जब भी होना होगा होगा। तीसरी बात राजीव जी, आप ये ध्यान रखो कि मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप पिछले 8 इलेक्शन देखे 1996 से लेकर 2024 तक, आप 1996 में 140 थे, उसके बाद 141 आए, फिर 114 आ गए, फिर 145 आ गए, फिर 206 आ गए, फिर 2014 में सिर्फ 44 रह गए, फिर 2019 में 52, अब जाकर सेंचुरी भी आप जो है वो टच नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ जहां बीजेपी 240 सीट जो है जिसके आप आधे भी नहीं पहुंच पा रहे, कहीं आसपास भी नहीं है, आपका इंडी गठबंधन जो है वो भी आसपास नहीं है, इसके बावजूद जो है आप मोदी जी के जो है वो के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। और चंडी जी को भी मैं ये कहना जरूर चाहती हूँ, आप पंजाब में देखे हैं कि 23 विधानसभाओं में जो है भाजपा जो है वो जीती है, 6 विधानसभा में जो है भाजपा जो इस लोकसभा इलेक्शन में सेकंड रही है, और आम आदमी पार्टी जिनको 92 सीट देकर पंजाब ने जिताया था वो 60 विधानसभाओं में हार गई। और राजीव जी कांग्रेस के मैं बता दूं आपको, आप जो है 2014 में जो है इनका जो वोट शेयर था लोकसभा इलेक्शन में 33.2 था, और आज 2024 में 2019 में ये 40.6 पहुंचे, और आज 2024 में ये चाहे इन्होंने लोकसभा सीट में जो है अपने एमपीज जिताए, पर आप वोट शेयर देखिए इनका 26.30 सिर्फ जो है आधा रह गया इनका वोट शेयर। और बीजेपी कह रहे कि दिसंबर को कुछ बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा, यानी कि संकेत दे रहे वो। मैं आपको इसका जवाब भी देती हूँ, मेरे को लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए। हमने विधानसभा 2022 में इलेक्शन लड़ा, हमें सिर्फ 117 सीटों में 6.6 वोट शेयर मिला, और इस बार जो है हमें 18.56 जो है वोट शेयर मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि पंजाब की जनता जो है वो बीजेपी को एक्सेप्ट कर रही है। हाँ, हम पहली बार लड़ रहे थे, हमारे पास जो है रूरल एरिया में जो है हमारा संगठन जो है उतनी मजबूती से नहीं खड़ा था, और जिस तरह से पंजाब ने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ये आप 2027 के इलेक्शन में देखेंगे कि भाजपा जो है कितनी ताकत से आगे आती है। और सबसे बड़ी बात, आप जो कहते हैं कि भाई पंजाब के लिए मोदी जी हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, जिस तरह से जो है कल जब शपथ समारोह हुआ तो 2 पोर्टफोलियोज हरदीप पुरी जी को और रवनीत बिट्टू जी को, यहाँ पर रमन चंडी जी कह रहे थे कि भाई रवनीत, राजीव जी ने भी कहा कि वो हार गए, ये गलत है, तो राजीव जी और हमारे एमपी जीते। राजीव जी आप क्या चाहते हैं कि आपके एमपी को वहां पर पोर्टफोलियो दे दिया जाए? उन्होंने बीजेपी के ही एमपी को जो है या एनडीए के एमपी जो एमपीज हैं, चाहे वो जीते चाहे हारे, उनको पोर्टफोलियो देना। तो ये कहना, आपने दिसंबर की बात करी, मैं जसवीर जी इसका मैं पहले ही जवाब दे चुकी हूँ। भाजपा जो है 1998 से गठबंधन की सरकार में है और बड़ी अच्छी तरह से जो है वो सरकार चला रही है, और पिछले 10 साल भी जो है वो गठबंधन की ही सरकार रही है। और मोदी सरकार की बात है कि 2024 में भी जो है मोदी सरकार ही है, क्योंकि सारे के सारे गठबंधन ने जो है मोदी जी को समर्थन दिया और उनको अपना प्रधान नेता जो है वो चुना है, और कल उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री के नाते जो है वो शपथ ली है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, राजीव जी का रुक कर, राजीव जी ठीक है, अपनी बात रखिए राजीव जी। हाँ जी, सबसे पहले तो वोट शेयर की बात, इस बात ये तथ्य है कि भाजपा का वोट शेयर गिरा है, और कांग्रेस ने हालांकि इस बार पिछले 19 के मुकाबले 450 के मुकाबले 300 पंजाब में सर, पंजाब ठीक है तो देश की बात करें, लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है, वो पंजाब के वोट शेयर बढ़ने की बात करें तो पंजाब में भी कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। नहीं, पंजाब में भी कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। जरूर करना चाहती हूँ कि ये है, पर इनको चिंता बीजेपी की है, मतलब ये पूरा चाहते हैं कि 5 साल जो है बीजेपी बड़ी अच्छी तरह से सरकार चलाए, और मैं आपको आश्वासन देती हूँ 5 साल बीजेपी की और एनडीए की सरकार जो पूरी मजबूती से चलने वाली है। मैं आपको सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, नैतिकता का तकाजा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, पर मोदी जी और नैतिकता में पता नहीं कोई रिश्ता है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 89 का इलेक्शन हुआ था, 89 में, उसमें कांग्रेस में सरकार थी, कांग्रेस की, राजीव गांधी की भारी बहुमत थे, तो उनकी ना 200 सीटें आई 89 के इलेक्शन में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी,
राष्ट्रपति को जैसे आज मोदी जी को बुलाया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट के नुमाइंदे के तौर पे, राजीव गांधी जी को बुलाना पड़ना ही था अगर वो अपना क्लेम रखते। लेकिन राजीव गांधी जी ने क्या बोला कि हमारी वोट परसेंटेज भी घटी है, हमारी सीटें भी घटी हैं। हालांकि हमारी सरकार बनती है आज, हमारी सरकार आज बनती है, आज हमें राष्ट्रपति को न्योता देना ही पड़ेगा। लेकिन नैतिकता का तकाजा है, क्योंकि लोगों ने हमारी वोट शेयर भी और सीटें भी कम की हैं, तो हम प्रधानमंत्री की शपथ ना लें। उन्होंने मना किया था राष्ट्रपति को कि मुझे शपथ ग्रहण के लिए ना बुलाया जाए। ये होती है नैतिकता। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही प्रस्ताव के लिए कहा जाता है सर। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं सर? सवाल ये है, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ, इलेक्टोरल मैथ्स की नहीं कर रहा हूँ। सवाल यह है कि 303 सीटों से 240 सीटें रह गई। दूसरा सवाल यह है कि वोट परसेंटेज काफी कम हुआ है। तो लोगों ने तो रिजेक्शन करी है ना, लोगों ने तो इनके काम को पसंद नहीं किया है ना, तो वो उसको ये नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं राजीव जी, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन ठीक है, सीटें कम आ गई, लेकिन बड़ी पार्टी तो आज भी भारतीय जनता पार्टी है ना। बड़ी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा उनके पास है सर। तो आप कहते हो कि राजीव गांधी जी ने जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी तो प्रधानमंत्री का पद रिफ्यूज करके गलती करी थी। उन्होंने गलती नहीं की, उन्होंने नैतिकता देखी। आज नैतिकता देश में नहीं है आज, और खास तौर पे हमारे जो ये प्रधानमंत्री हैं, तो ये इस बारे में तो सोचते नहीं है। इनको तो हर कीमत पे सत्ता चाहिए। तो ये नहीं राजीव जी, एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 242 240 के पास जो सीटें हैं, लेकिन एनडीए के पास बहुमत है सर। एनडीए ने ही जो है वो चुनाव लड़ा है, एनडीए की सरकार ने चुनाव लड़ा है, और ये कह के हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा है, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि भाई एनडीए की सरकार जो है बिल्कुल। फिर तेलुगु देशम पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने राष्ट्रपति को चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? नीतीश कुमार के मेंबर पार्लियामेंट ने राष्ट्रपति को चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनकी वोट सरकार बनाने में काम आ रही है, तो उनको चिट्ठी लिखने में क्या हर्ज था? एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकार के सामने चुनौती दिसंबर में नहीं आएगी, सरकार के सामने चुनौती स्पीकर के इलेक्शन में आएगी। सरकार के सामने चुनौती बजट पेश, क्योंकि बजट अगर पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है, ये देश का प्रेसिडेंट है, तो उस वक्त आएगी। क्योंकि ये बहुत सारी जो है पार्टीज, वो मोदी सरकार जिस तरह के नीतियों पे चल रही है, उससे वो सहमत नहीं होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश की क्या डिमांड है? ठीक है, तो ये चुनौती तो आएगी। दूसरी तीसरी बात ये है कि मोदी कहना चाहते हैं कि ये आने वाले समय में जो है पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, ये बजट जो जब पेश होगा पूरा विरोध करेंगे, उनका कहने का ये मतलब है। अगर लोगों के विरोध में बजट लाएंगे तो हम विरोध करेंगे। नहीं, तीसरी बात यह है, अब मोदी की गारंटी हवा हो चुकी है। मोदी जी खुद भी नहीं बोले कि मेरी गारंटी है। मोदी जब इलेक्शन में बोल रहे थे ना, तो मोदी की गारंटी अब हवा हो चुकी है। कोई मोदी गारंटी पूरी नहीं होने वाली, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है रामचंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आपके एक एक सवाल का जवाब मैडम मीना ने दिया है, क्या कहेंगे उस? जसवीर जी, कल शपथ ग्रहण समारोह से कुछ समय पहले, रमनचंद जी सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि कल शपथ ग्रहण समारोह से कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 65 संभावित मंत्रियों के साथ एक इंडिविजुअल मीटिंग की, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि उन्होंने एक एज ए टीचर, जो मैंने देखा मीडिया में, जो कुछ मैंने देखा कि एज ए टीचर उनकी क्लास भी लगाई। ये चीजें हैं पहले देखने के लिए नहीं मिली है। ये क्लास कुछ न कुछ दर्शाती है कि बीजेपी के अंदर खलबली है, या तो जो सहयोगी दल है वो आने वाले कुछ समय में कुछ न कुछ चेंजेस लाएंगे, या फिर बीजेपी के अंदर कुछ न कुछ खलबली पैदा होगी। नंबर एक। नंबर दो, देखिए राजनीति में हमेशा आने वाले समय में क्या कुछ होना होता है, क्या कुछ करना होता है, उसको देखकर सेटलमेंट होती है। अगर बीजेपी या मोदी सरकार की गुड गवर्नेंस के तौर पर देशवासियों ने वोट दिया, तो सबसे नंबर एक अयोध्या जी, जहां पर श्री राम जी का मंदिर बनवाया गया, बीजेपी ने वोट सीट हारी। नंबर दो, जिसको हॉट सीट स्मृति ईरानी
जो बहुत कुछ बोलती थी और बीजेपी भी उनकी पूरी सपोर्ट करती थी, वो भी सीट हारी। नंबर 3 जो सबसे अहम मुद्दा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी वाराणसी वाली सीट, जिसके पहले 8 राउंड में वो पीछे चल रहे थे और जो बोल रहे थे कि हम पिछली बार, लेकिन सर मार्जिन ठीक है, अगर मार्जिन परसेंटेज कम हुआ है लेकिन जीत तो हासिल हुई है ना सर। लेकिन ये इस बात को लेकर मुझे लगता है सवाल पूछना ये कहीं ना कहीं ठीक है, वाजिब नहीं लगता मुझे। मैं वो उसमें भी मैं आपको जवाब देता हूँ, प्लीज बीच में मत टोकना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश नहीं पूरे वर्ल्ड जिनको बीजेपी हमेशा ये कहती है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं, तो उनका मार्जिन बढ़ना चाहिए था। 3 हिस्से कम हो चुका है उसमें से, ये सोचने वाली बात नहीं है। नंबर 4, देखिए जिस तरह से ये कहती है कि हमने 23 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर, क्या ये भूल चुकी है कि जब ये अकाली दल के साथ गठबंधन में थी तो इनको 23 सीटें ही छोड़ी जाती थी। उन 23 सीटों में अगर इन्होंने दोबारा से पकड़ बनानी हो तो ये कोई ज्यादा पंजाब में कोई इन्होंने जल्दी जीत लिया कि हम आने वाले 27 का सपना देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पंजाब के जो किसान है, जो पंजाब का जो रूरल एरिया है, वो बीजेपी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि बीजेपी के बटन के ऊपर हम अपना हाथ नहीं लगा सकते। नंबर 4, ठीक है हमें ये अपेक्षा है बीजेपी की एनडीए सरकार से कि जिस तरह से पहले पंजाब के फंड रोके जाते थे, पंजाब के साथ चलिए ठीक है चंदी जी, ठीक है चलिए ठीक है चंदी जी, ठीक है मैडम। मुझे लगता है अजय जी मैं वापस आपके पास लौटता, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि मैडम मीना जी का एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। जी मैडम, चंदी जी को अपने पार्टी की समीक्षा करनी चाहिए कि किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में धराशायी हो गई, 60 विधानसभाओं में हार गई, सिर्फ 3 इनके एमपी जीते। दिल्ली में 4 इनके एमपी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। जो ये अपना पीठ थपथपाते थे कि भाई अपना मोहल्ला क्लिनिक और पता नहीं क्या क्या कहकर जो है 7 की 7 सीट ये हार गए। उसके बावजूद भी जो है ये मोदी जी के ऊपर उंगली उठा रहे, भाजपा के ऊपर उंगली उठा रहे। तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि ये अपने अंदर कमी ढूंढने की बजाय जो है बीजेपी में कमी ढूंढ रहे हैं। चंदी जी, बीजेपी की जो कमियां रही है वो हम खुद समीक्षा कर लेंगे, आप अपना देखें कि आपका क्या होने वाला है। देखिए पहली बात तो डिबेट में आम आदमी पार्टी की समीक्षा नहीं चल रही है, यहाँ पर ऑल ओवर डिबेट चल रही है। जिस मुद्दे पर आपको कहते हैं जिस तरह से आप मान रहे हो ना, पिछले 2 साल जिस तरह से बीजेपी ये सोचती है कि सहयोगी दलों ने कितनी जीती है, 53 या 52 जीती है। आपने इंडिया गठबंधन में 135 सहयोगी दलों ने जीती है, इसका कंपेरिजन भी कर लीजिए। ये भी बीजेपी 240 लेकर आई है अपने दम पर, यहाँ भी आप सोच करेंगे आपको नहीं कर सकते वो गठबंधन में भी इतनी लेकर आए। आपका जो सहयोगी दल है क्या होने वाला है, आपके भ्रष्ट नेताओं का क्या होने वाला है, इसके लिए चिंता करें आप। क्योंकि बीजेपी मजबूर होगी, ये भी एक राजनीति की निशानी है, ये भी समझ लेना आप। चलिए ठीक है आप दोनों की बात आई। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि भाई चुनौती कैसी है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरह से देखिए मीना जी ने ये बात कही कि एनडीए की सरकार, मोदी सरकार विकसित भारत के तहत जो है वो आगे अपने कदम बढ़ा रही है।
10 साल के कार्यकाल में कई ऐसे कदम उठाए, जैसे आपने भी कहा कि भाई ऐतिहासिक कदम थे, लोक हित के लिए कदम थे। लेकिन ऐसे में सरकार समीक्षण करेगी और जिस तरह से कहीं न कहीं गिरावट हुई है परसेंटेज में, उसकी भी एक पूरा एक बनाएगा कि आखिर क्या कारण रहा, क्यों लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंची, उस पर भी कहीं न कहीं उस पर काम किया जाएगा। लेकिन पार्टी संगठन को मजबूत करने की तरफ ही जहां पर मोदी सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन लोगों को अपने साथ, जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत तीसरी बार मोदी सरकार काम करेगी। देखिए जजबीर जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस बार सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बीजेपी बन के उभरी है और कांग्रेस 99 पे सिमट गई है। तो दोनों पार्टियां अपने अपने किसी कारणवश ही ये सब यहाँ तक पहुंची हैं। अब मोदी जी की बात अगर आप करते हो तो देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ से मोदी जी को सबसे ज्यादा मजबूती मिलती थी। कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार ज्यादा एमपी जीते उसकी सरकार सेंटर में हमेशा ही बनती है, ये एक इतिहास रहा है। इस बार वहां पे इनको एसपी से काफी कम सीटें मिली हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण, एक तो इनकी आरएसएस संघ के साथ इनकी अनबन थी जो कि जग जाहिर हो चुकी है। दूसरी चीज, वहां पे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी है, उन्होंने इनको इलेक्शन से पहले एक लिस्ट दी थी जिसके ऊपर उन्होंने बोला था कि ये वाले जो लोग हैं इनको मैदान में मत उतारिए, लेकिन उनकी बातों को अनदेखा किया गया जिसका खाजमा उनको वहां से भुगतना पड़ा। अभी जो आप कह रहे हो परसेंटेज की बात, देखिए अब तो जो होना था हो गया। मोदी जी सरकार, अब ठीक है मैं बैसाखी वाला शब्द तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन फिर भी वो अपने कंधों पे ये सरकार नहीं चला रहे हैं। अब ये सरकार चलाएंगे तो जेडीयू या अन्य दलों के साथ, टीडीपी के साथ ही चलाएंगे। लेकिन अब उनके द्वारा तो ये कह दिया गया कि हम एनडीए का हिस्सा है, उनके द्वारा तो साफ कर दिया गया है और कई बार बोल दिया गया कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, हम एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, हमें किसी भी तरह की कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि भाई हम डिमांड रखें या ऐसे। कई बार उन्होंने ये बात रखी है कि भाई हम अपनी डिमांड के बिना डिमांड के। मैं आपको सर ज्यादा दूर नहीं, थोड़े पीछे लेके जाता हूं। आपको भी सारे प्रवक्ताओं को भी ये चीज पता होगी कि जेडीयू नीतीश कुमार ने कितनी बार मोदी सरकार के साथ गठबंधन किया और कितनी बार उन्होंने तोड़ा है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी ये बता के हटा हूं कि पवार ग्रुप और प्रफुल्ल पटेल को अभी उन्होंने एमओएस का ऑफर दिया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग मेन मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, इस बार हम लोग एमओएस के ऊपर नहीं जाएंगे, तो हमें थोड़ा और समय चाहिए। अभी आप देखिए, अभी कितने घंटे बीते हैं इस शपथ समारोह को, या फिर भी उसके बावजूद देखिए लोगों के बीच में सुर उठने शुरू हो गए हैं। तो ये सब चीजें सर अभी इतनी स्मूथ नहीं चलेंगी जितनी की मोदी सरकार समझ रही है। ठीक है, मेरे आदरणीय अमीना मैम बैठे हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन जो सच्चाई है हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। इतनी आसान राह नहीं है मोदी सरकार के लिए, ये आने वाले समय में आसान राह। ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और मैं अंतिम में चाहूंगा कि एक एक लाइन में आप अपनी बात रखिए। मैडम, वो कहते हैं कि आसान राह नहीं होंगे आपके आगे चलने के लिए, क्या कहेंगे? जसवीर सिंह जी, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के सहयोग से अपना सरकार बनाई थी, तब भी हमारे लिए राह कोई आसान नहीं थे। इन्होंने जो है पूरे कांटे जो है वो बिखेरे हुए थे, पर मोदी जी ने एक एक कर जो है वो कांटे साफ किए। और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो वचनबद्ध है इस देश को गुलाबों से बिछी हुई जो है वो एक भविष्य देने के लिए। उनका प्रण है भारत को जो है परम वैभव की ओर लेकर जाना, विकसित भारत बनाना, देश की उनका 5 साल में जो है तीसरी इकोनॉमी बनाना जो है उनका लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी की सारी कार्यकर्ता पूरी की पूरी एनडीए जो है मोदी जी के इस प्रण के साथ जो खड़े हैं। ठीक है सर। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये बजट की चुनौती है और दूसरा हमारी पहली डिमांड ये रहेगी कि देश में कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाए, क्योंकि इस देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और एसेट्स नहीं है। नौकरियों में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी जो लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। तो उस पर सबसे पहले जोर लगाया जाएगा कि उसमें देखिए कि मोदी सरकार तो कास्ट बेस्ड सेंसस के खिलाफ है, वो तो बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन बाकी जो मेंबर पार्लियामेंट है वो। सर मैं इस मुद्दे पे जाऊंगा तो मुझे लगता है कि चर्चा एक तो समा खराब होगा, उसके साथ में चर्चा कहीं और दिशा में चले जाएगी। ठीक है, दूसरी बात कि बजट जो है वो जन विरोधी नहीं होना चाहिए, जैसा कि पिछले 10 बजट हुए हैं। तो बजट में हम अपने अमेंडमेंट रखेंगे, तो देखते हैं उसमें क्या होता है, कौन साथ देता है, कौन साथ नहीं। सरकार बनने के बाद आप बजट पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष की निगाहें हैं। रमन चंदी जी का रुख कर लेते हैं। चंदी जी क्या कहेंगे इस पर? जसवीर जी, देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बोला कि मोदी जी ने 2014 के बाद अपने सभी रास्ते के कांटे साफ किए।
ये डिबेट में ऐड हो चुका है। तो मैं यही कहूंगा कि चंदी जी आप इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। आपको माना कि मैं परहेज करने में माहिर है और आप गलत बात जो है वो नाराजगी कभी राजनीति चलती रही है, आने वाले राजनीति नहीं चलेगी, वो स्मूथली देश के लिए और पंजाब के हित के लिए काम करेंगे, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। चलिए ठीक है, अजय जी अंतिम में, अजय जी क्या कहेंगे? देखिए कोई डाउट नहीं है, मोदी साहब प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। सबसे ऊपर बात आती है देश के जीडीपी के ऊपर। अभी 8.2 जीडीपी है 23-24 के सेशन में, जिसको इन्होंने लोगों ने कहा है कि हम लोग इसको 5वीं अर्थव्यवस्था से अब 2047 तक सकुशल राष्ट्र बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने तीसरी अर्थव्यवस्था की बात की है। इसके लिए सबसे जरूरी है देश की महंगाई कम होना, बेरोजगारी का कम होना, और इसके लिए स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम जो बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रहे हैं, उसके ऊपर इनको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। दूसरी चीज, देश में आज भी 80 करोड़ लोगों को ये अनाज फ्री दे रहे हैं। सर एक सेकंड, अनाज फ्री दे रहे हैं, ठीक है, विपक्ष है, ठीक है सर, कुशल नहीं है। अजय जी ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अजय जी। विपक्ष ने लगातार ये सवाल खड़े किए कि विकसित भारत के साथ साथ देश की उन्नति के लिए कदम उठाने होंगे, और जिस तरह से मोदी सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में अपने जो है वो काम किए हैं, कहीं ना कहीं वो बेमिसाल भी रहे, लेकिन उस पर विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए। लेकिन अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ समारोह में जब शपथ ली, उसके बाद विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए। कई विपक्ष ने ये भी कह दिया कि विसाखियों पर सरकार चलने वाली है, और जिस तरह से बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो है विपक्ष की निगाहें हैं। लेकिन ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार, मोदी सरकार के लिए राह जो है वो आगे बिल्कुल प्लेन नहीं होंगे। कहीं ना कहीं चुनौतियां तो हैं, लेकिन ऐसे में विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।